वेलकम टू द जोरावर क्लासेस। आप सभी का रीजनिंग क्लास में एक बार फिर से स्वागत है। आज हम करेंगे डीएसएसबी पीआरटी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो कि 11 नवंबर 2018 को हुआ था मॉर्निंग शिफ्ट में। ठीक है, तो आज इसके जो 20 क्वेश्चन है वो हम करेंगे। शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 है, यू हैव अ न्यू मैनेजर हेयर, यू हाउ विल यू बिहेव। आपके यहाँ एक नए प्रबंधक आए हैं, आपका व्यवहार कैसा रहेगा। ऑप्शन नंबर 1 है, विरक्त तटस्थ होंगे। नहीं, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। उनका गर्मजोशी से स्वागत करेंगे। हाँ, ये हम कर सकते हैं। नंबर 3, समायोजन की समस्या होगी क्योंकि आप अभी भी पुराने प्रबंधन के प्रति वफादार हैं। तो इसमें समायोजन का तो कोई रोल होना नहीं चाहिए, तो ये भी हमारा नहीं होगा। आप उसकी चाटुकारी करेंगे क्योंकि वह भविष्य में आपकी सहायता करेगा, तो ऐसा भी नहीं करना चाहिए। हालांकि प्रैक्टिकली तो ऐसा होता है, ये फोर्थ ऑप्शन है वही होना चाहिए, बट हम जो आंसर्स लगाते हैं वो मोरालिटी के हिसाब से लगाते हैं, तो बेस्ट आंसर क्या होगा, ये होगा, ये नहीं होगा। ठीक है, वैसे एक्चुअली में ऐसा होता है, चाटुकारिता आजकल देखने को हर जगह मिलती है। तो नंबर 1 के बाद नंबर 2, फाइंड द एनामोलस, विसंगत ज्ञात करना है। घोंसला, बिलोटा, छत्ता, मांद, नेस्ट, बिलोटा, हाइव और लेयर। तो यहाँ ये तीनों जगह क्या है, किसी न किसी के रहने की है, ये अलग हो जाता है। ठीक है, छत्ते में भी रहते हैं, मांद में भी रहते हैं और घोंसले में भी रहते हैं। बिलो समथिंग एल्स, समथिंग डिफरेंट है। तो नंबर 3 पे आता है, मीरा का परिचय कराते हुए कुमार ने कहा, उसकी माँ मेरी सास की इकलौती बेटी है। तो कुमार का संबंध मीरा के साथ किस रूप में है। यहाँ पे कुमार बोलता है मीरा का परिचय कराते हुए, क्या उसकी माँ यानी कि किसकी माँ, मीरा की माँ। मेरी सास की यानी कि कुमार की सास की। कुमार की सास कौन हो जाएगी, कुमार की पत्नी और उसकी माँ। ठीक है, पत्नी की माँ की इकलौती बेटी कौन होगी, स्वयं पत्नी होगी। यानी कि जो ये इस लाइन का मतलब है, मेरी सास की इकलौती बेटी है। तो मेरी सास की इकलौती बेटी का मतलब जो कुमार है ये कुमार की पत्नी हो जाएगी। ठीक है, इस लाइन का मतलब है कुमार की पत्नी, कुमार की पत्नी है। ठीक है, और उससे पहले उसकी माँ यानी कि मीरा की माँ, मीरा की माँ कुमार की पत्नी है। ठीक है, मीरा की माँ कुमार की पत्नी है। ठीक है, तो कुमार की पत्नी कौन है, मीरा की माँ है। ठीक है, तो ये जो कुमार होगा ये क्या हो जाएगा, मीरा का पिता लगेगा और ये इसकी पुत्री लगेगी। तो इसमें पूछा है कुमार का, और जहाँ पे का आता है इसका मतलब वही हमें बताना है, कुमार कौन है। तो कुमार कौन है, कुमार है पिता। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं, फाइंड द मिसिंग टर्म ऑफ द फॉलोइंग। जो क्वेश्चंस मैं कराता हूँ आपको, मैं हर बार अपनी क्लासेस में बोलता हूँ कि पहले आप खुद से ट्राई कीजिए। जैसे सीरीज के क्वेश्चन आते हैं तो काफ़ी अलग टाइप के क्वेश्चन आते हैं, तो ये भी कुछ ऐसा ही क्वेश्चन है। तो आपको यही बोलूँगा कि पहले आप खुद से ट्राई करें और उसके बाद फिर मेरा एक्सप्लेनेशन देखिए। तो ये क्वेश्चन है, फाइंड द मिसिंग टर्म फॉर द फॉलोइंग, निम्नलिखित के लिए गायब पद ज्ञात करें। यहाँ 1/81, 1/54, 1/36, 1/16 हमें दिया हुआ है। तो जैसे 1/81 हमें लिखा हुआ है, तो 81 को हम क्या लिख सकते हैं, 9 गुना 9। ठीक है, और ये 54 है, 54 में भी 9 आता है, तो यहाँ पे हम 1/9 गुना 6 लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे 1/36 है, तो यहाँ पे लास्ट में 6 आ गया ना, तो यहाँ पे भी इसको 1/36 को क्या लिख सकते हैं, 6 गुना 6 लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे 6 आया है, और यहाँ पे 1/16 है, 1/16 को 4 गुना 4 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, जो बचा है बीच में उसको 1 गुना, यहाँ 6 उठाएंगे और यहाँ से 4 उठाएंगे, तो ये 1/24 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन 4 सही उत्तर होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। मुकेश गोज 35 मीटर्स नॉर्थ। मुकेश 35 मीटर उत्तर की तरफ जाता है, टर्न राइट्स, दाएं मुड़ता है, एंड वॉक्स फॉर 15 मीटर्स, और 15 मीटर चलता है। देन टर्न्स राइट अगेन, उसके बाद फिर से दाएं मुड़ता है, एंड वॉक्स 50 मीटर, और उसके बाद 50 मीटर चलता है। हाउ मैनी मीटर्स अवे इज ही फ्रॉम हिज प्लेस ऑफ ओरिजिन, अपने मूल स्थान से कितने मीटर दूर है। देखो इसमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं। ये डीएसएसबी बोर्ड का कब का पेपर है, 11 नवंबर का पेपर है, 11 नवंबर। ठीक है, मॉर्निंग शिफ्ट का, 18 में मॉर्निंग शिफ्ट में। जो इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इनमें से कोई भी उत्तर नहीं आ रहा है इसमें।
सोल्व करके देखते हैं। जैसे कि ये मुकेश है, मुकेश नॉर्थ में जाता है कितना 35 किलोमीटर, तो यहाँ पे 35 किलोमीटर नॉर्थ में चला गया। उसके बाद उसके बाद राइट टर्न करता है, राइट टर्न कर दिया और कहाँ कितना 15 मीटर जाता है। उसके बाद फिर से राइट टर्न करता है और 50 मीटर आता है। 50 मीटर कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा। ठीक है, तो 50 मीटर आने के बाद ये 50 मीटर हो गया, तो यहाँ तक 35 हो गया, तो ये 15 हो जाएगा। ठीक है, अब इसने पूछा है मूल स्थान से कितने मीटर दूर है वह अपने मूल स्थान से कितने मीटर दूर है। ये इसका मूल स्थान ये है और यहाँ क्या है, ये डिस्टेंस है। तो अगर मैं इनको मिला देता हूँ यहाँ से यहाँ तक, ये वाली दूरी 15 है तो ये भी 15 होगी। ठीक है, और ये वाली 35 है तो ये वाली भी 35 होगी, तो 50 टोटल है। तो ये वाली कितनी होगी, ये 15 हो जाएगी हमारी। ठीक है, अब ये भी 15 है और ये भी 15 है, यहाँ 90 डिग्री का एंगल बनेगा और यहाँ पाइथागोरस लगनी चाहिए। तो पाइथागोरस अगर हम लगाते हैं तो 4 ऑप्शन हमें गिवन है, उनमें से कोई भी आंसर नहीं बन रहा है। तो इसका आंसर क्या होगा, इसमें क्या होता है, ये बेस, ये हाइट होती है और ये परपेंडिकुलर होता है, और इसमें पाइथागोरस लगाते हैं, परपेंडिकुलर का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे बेस और हाइट दोनों बराबर हैं, तो यहाँ पे 15 का स्क्वायर 225 प्लस 225, तो ये क्या हो जाएगा 200 और 200 400 और 25 25 50, यानी कि 450 हो जाएगा परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो यहाँ परपेंडिकुलर निकालना है तो √450 इस क्वेश्चन का आंसर होना चाहिए, जो कि किसी भी ऑप्शन में हमें गिवन नहीं है। ठीक है, तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, हम इसमें ये कर सकते हैं कि जो 20 का स्क्वायर करते हैं तो 400 होता है, वो जो कि 450 के आसपास है, 450 के आसपास है। तो यहाँ पे जो DSSB बोर्ड की जो आंसर किया थी उन्होंने ये वाला आंसर दिया था। ठीक है, अदरवाइज जो एग्जैक्ट आंसर होगा उसका √450 होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 के बाद क्वेश्चन नंबर 6। One day before sunset in the evening, Guna and Bala were talking to each other face to face. If Bala's shadow was falling to his right, then in which direction was the mouth of Guna? ये क्वेश्चन है डायरेक्शन एंड डिस्टेंस चैप्टर से एक टाइप है। ठीक है, तो जिन्होंने कोर्स परचेज करा हुआ है ये वाली टाइप मैंने क्वेश्चन जो है उसमें करवा रखी है, और काफ़ी जिस बच्चे ने ये चैप्टर पढ़ा है तो ये क्वेश्चन काफ़ी उनके लिए इजी हो जाएगा। तो मैंने आपको उसमें बताया था, तो जहाँ पे जो क्वेश्चन स्टार्ट होता है सूर्यास्त और सूर्योदय वाले, इसमें क्या देखते हैं, यहाँ पे क्या आ रहा है, सूर्यास्त आ रहा है। ठीक है, सूर्यास्त का मतलब मैंने बताया था सन कहाँ से कहाँ अस्त होता है, वेस्ट में अस्त होता है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, वेस्ट लिखेंगे। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस में क्या करते हैं, सन सेट देखते हैं और सनराइज देखते हैं। अगर सनराइज होता है तो ईस्ट लिखते हैं और सन सेट होता है तो वेस्ट लिखते हैं। ठीक है, आप लोगों को पता है जो सूरज कहाँ से निकलता है, यहाँ से निकलता है, और छिपता कहाँ है, वेस्ट में, यहाँ पे। ठीक है, तो वेस्ट लिख दिया, सूर्यास्त का मतलब वेस्ट, शाम का मतलब वेस्ट, और सुबह का मतलब ईस्ट। आगे हमने क्या देखना है, आगे हमें देखना है कि ये वाली लाइन देखते हैं। ठीक है, किसकी दाईं ओर पड़ रही है, बाला की छाया उसके दाईं ओर पड़ रही है, यानी कि बाला के दाईं ओर पड़ रही है। तो यहाँ हमें क्या करना है, जो ये देता है उसको इससे हम क्या करते हैं, मिला लेते हैं, यानी कि हमें बताना वेस्ट का दाया। ठीक है, वेस्ट का दाया, यहाँ पे क्या हो जाएगा, उस किसका फेस हो जाएगा, बाला का फेस हो जाएगा। वेस्ट का दाया देखना है, जो वेस्ट होता है उसका दाया क्या होता है, नॉर्थ होता है। ठीक है, और यहाँ पे किसका फेस होगा, बाला का फेस होगा, जिसके बारे में बताया गया है। बाला की जो छाया है बिल्कुल उसके दाएं पड़ती है, तो यानी कि जो बाला का फेस है वो किस तरफ है, नॉर्थ की तरफ है। और बाला और गुना आपस में बात कर रहे हैं, तो गुना कहाँ पे है, गुना यहाँ पे है। ठीक है, गुना यहाँ पे है, तो अब इसका फेस कहाँ होगा, इसका फेस होगा साउथ की तरफ। ठीक है, तो इसमें हमें यही बताना था जो गुना का फेस है वो किस दिशा में है, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा साउथ। मैं एक बार फिर से बता देता हूँ, हमें सूर्यास्त और सूर्योदय देखना, सूर्यास्त है तो वेस्ट है, उसके बाद हमें देखना है छाया किस तरफ पड़ रही है, दाई तरफ पड़ रही है, बाला की छाया उसी के दाई तरफ पड़ रही है, यानी कि हमें क्या देखना है, जो वेस्ट है वेस्ट का दाया देखना है, वेस्ट का दाया क्या होता है, नॉर्थ होता है। तो इसका जो बाला का जो फेस है वो किस तरफ हो जाएगा, वो हो जाएगा नॉर्थ की तरफ। ठीक है, और बाला के अपोजिट कौन खड़ा है, गुना खड़ा है, और गुना का फेस कहाँ होगा, साउथ में होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन 3, नंबर 6 के बाद नंबर 7। Suja's age was equal to the square of a number in the previous year and the next year will
be a cube of a number. If Suja's age is to be equal to someone's cube again, how long will he have to wait? सुजा की आयु पिछले वर्ष किसी संख्या के वर्ग के बराबर थी और अगले वर्ष एक संख्या का घन होगी। अगर फिर से सुजा की आयु किसी के घन के बराबर होनी है तो उसे कितने समय तक प्रतीक्षा करनी पड़ेगी? ठीक है, वो हमें डिफरेंस बताना है दोनों क्यूब के बीच में। ठीक है, अब क्या है इस क्वेश्चन को हम करेंगे हिट एंड ट्रायल मेथड से। ठीक है, हिट एंड ट्रायल मेथड से। यहाँ पे क्या है, बोलता है सुजा की आयु पिछले वर्ष एक स्क्वायर थी और अगले साल क्या हो जाएगी, एक क्यूब हो जाएगी। यानी कि यहाँ पे कोई कितने साल का है, उससे पहले जितने साल का था वो तो एक स्क्वायर था और उसके बाद अगले साल वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा क्यूब। ठीक है, यहाँ पे क्यूब हो जाएगा और एक साल पहले क्या था, वो था स्क्वायर था। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे हिट एंड ट्रायल लगाएंगे, जहाँ पे स्क्वायर एक साल का गैप और उसके अगले साल जो साल होगा वो होगा क्यूब। तो यहाँ पे हम सबसे पहले स्क्वायर देखते हैं 2। ठीक है, 2 का स्क्वायर क्या होता है 4। ठीक है, और यहाँ पे 4 का तो होता है 5 साल हो जाएगा और इससे अगले साल क्या हो जाएगा 6। 6 क्या क्यूब होता है, नहीं होता है। उसके बाद 3 का स्क्वायर देखते हैं। ठीक है, 3 का स्क्वायर क्या आता है 9। तो अगले साल 10 और उससे अगले साल क्या हो जाएगा 11। 11 क्यूब नहीं होता है। उसके बाद 2 के बाद 3, 3 के बाद 4 देखते हैं। 4 का क्यूब क्या होता है 16। तो यहाँ पे 17 और ये 18, ये भी क्यूब नहीं होता है। इसके बाद देखते हैं 4 के बाद 5 पे आते हैं। 5 का मतलब 25, यहाँ पे 26 और ये क्या आ जाएगा 27। और ये 27 क्या होता है, ये क्यूब होता है। ठीक है, और एक साल पहले क्या है, ये स्क्वायर है। तो हिट एंड ट्रायल में हमारा पता लग गया कि ये अब कितने साल का है, ये अब 26 साल का है। अब अच्छा, तो ये 27 है, किसका क्यूब है, ये 3 का क्यूब है। तो इसके बाद अगला क्यूब क्या आता है 4 आता है। और 4 क्या है, 4 का क्यूब क्या होता है, 4 का क्यूब होता है 64। यानी कि हमें बताना है 64 और अब इसकी एज कितनी है 26 साल है। तो एक 64 में से 26 माइनस कर देंगे तो यहाँ पे इसका आंसर आ जाएगा 38, जो कि ऑप्शन सी में हमें गिवन है। एक बार फिर से बता देता हूँ, हमने हिट एंड ट्रायल से इस क्वेश्चन को सोल्व किया। अगर इसकी एज 26 साल है तो इससे पहले स्क्वायर होगा और उसके बाद क्यूब होगा। तो ये क्यूब 27 होता है और इससे अगला क्यूब क्या होता है 64 होता है। ठीक है, 64 होता है। तो अब इसको कितने साल का इंतजार करना पड़ेगा, अगर ये 26 साल का है तो 64 में से 26 माइनस कर देंगे, 38 आ जाएगा। यानी कि उसको 38 साल का वेट करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। Girl in a class stand in a single row. A girl is ranked 20th in the order from both the corner. How many girls are there in the class? एक कक्षा की लड़कियां एक एकल कतार में खड़ी होती हैं। एक लड़की दोनों छोर से 20वें स्थान पर है। तो कक्षा में कुल कितनी लड़कियां हैं? तो यहाँ से भी ये 20 नंबर पे है और राइट से भी ये 20 नंबर पे है। अगर मैं देखता हूँ लेफ्ट से, ये 20वें नंबर पे है। ठीक है, तो और यहाँ से भी वो 20वें नंबर पे है। तो इससे पहले कितने जो लड़कियां होंगी 19 होंगी। अगर हम इनको टोटल करते हैं तो ये क्या हो जाएगा 39 हो जाएंगी, है ना। कुल लड़कियां कितनी हो जाएंगी 39। बट जो DSSB बोर्ड ने जो आंसर की दे रखी थी उसमें से 39 कोई भी ऑप्शन नहीं था। ठीक है, तो वहाँ क्या है, बच्चों ने कुछ रिप्रेजेंटेशन लगाई होगी तो उनको कुछ नंबर मिल गए होंगे। अगर बोर्ड है वो आंसर की गलत देता है तो अगर बच्चे रिप्रेजेंटेशन लगाते हैं तो उनको बेनिफिट मिल जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो एक्चुअल आंसर होगा वो क्या होगा 39। इसको हम ऐसे भी करते हैं, 20 + 20 कर देते हैं और -1 कर देते हैं। 40 - 1 ये भी 39 आता है। ठीक है, इसको कैसे भी कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 के बाद क्वेश्चन नंबर 9। If 16 December 2002 was a Friday, then what day would it be on 21st December 2004? अगर 16 दिसंबर 2002 को शुक्रवार था तो 21 दिसंबर 2004 को कौन सा दिन होगा? अब यहाँ पे 16 दिसंबर 2002 क्या है, फ्राइडे है। ठीक है, तो 2003 को क्या होगा, 16/12/2003 को क्या होगा, अगला दिन होता है। फ्राइडे से अगला क्या हो जाएगा, सैटरडे हो जाएगा। ठीक है, अब 16/12/2004 को क्या होगा, देखो यहाँ पे लीप ईयर आ रहा है ना फरवरी में, यहाँ पे एक दिन एक्स्ट्रा होता है। तो सैटरडे के बाद अगर ये लीप ईयर नहीं होता तो संडे होता है, बट अब यहाँ पे क्या आएगा, मंडे। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना क्योंकि ये 2004 क्या होता है, एक लीप ईयर होता है। अब
यहाँ पर पहुंच गए 16/12/2004 तक पहुंच गए, हमें पहुंचना 21 तारीख को। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, यहाँ 17, 18, 19, 20 और 21, एक तो ऐसे कर सकते हैं, बेसिक तरीका है। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ जाने 21 को, अगर 16 को मंडे है तो 17 को क्या हो जाएगा ट्यूसडे, यहाँ पे 18 को वेडनेसडे, 19 को थर्सडे, 20 को फ्राइडे और 21 को क्या होगा सैटरडे। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, सैटरडे, ऑप्शन सेकंड। ठीक है, इजी था। नंबर 9 के बाद नंबर 10 पे आते हैं। इसमें क्या होता है, एक चीज और बता देता हूँ, अगर हम अगले साल उसी तारीख पे जाते हैं तो अगला दिन आ जाता है। जैसे यहाँ 16/12/2002 को क्या था, फ्राइडे था, तो 16/12/2003 को अगले साल क्या होगा, सैटरडे होगा, अगला दिन आता है। ठीक है, अगर जो लीप ईयर होता है तो 2 दिन का गैप आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। आपको कथन दिया है, निष्कर्ष दिया गया है ना, इसको 150 रूल से करेंगे, 150 से करेंगे ना। तो यहाँ पे क्या होगा, इनकी वैल्यू क्या होगी, ओल के लिए 100 और 50 यूज करते हैं, यहाँ पे भी 100 और 50 ओल वाला ही केस है। अब हमें देखना है इन दोनों में जो कॉमन है उसमें किसी एक की वैल्यू 100 होनी चाहिए। यहाँ पे मदर और मदर कॉमन है और एक मदर की वैल्यू 100 है, तो इनमें रिलेशनशिप बन रहा है, यानी कि ऊपर से नीचे हम आ सकते हैं। अब कंक्लूजन देखते हैं, इनकी वैल्यू पुट करते हैं। यहाँ पे 100 हो जाएगा और यहाँ 50, यहाँ पे 50 और 50 हो जाएगा। अब कंक्लूजन एक देखते हैं, ऑल फीमेल आर सिस्टर। यहाँ फीमेल क्या है, 100 है और यहाँ पे भी 100 है, तो ये मैच कर रही है। यहाँ पे सिस्टर क्या है, 50 है और यहाँ पे सिस्टर 50 है। ठीक है, तो ये भी मैच कर रही है, तो ये हमारा ठीक हो जाएगा। यहाँ पे देखते हैं फीमेल क्या है, 50 है और यहाँ पे क्या है 100। यहाँ पे हमेशा स्टेटमेंट में ज्यादा होनी चाहिए कंक्लूजन से, तो यहाँ पे 50 से ज्यादा है तो ये ठीक है, और यहाँ पे सिस्टर भी क्या है 50 है, ये वैल्यू बराबर है, तो ये भी ठीक हो जाएगा, यानी कि बोथ फॉलोज करते हैं। इसका ऑप्शन का आंसर होगा ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। फाइंड द वाटर मेज ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। ये क्वेश्चन नंबर 11 दिया हुआ है, वाटर इमेज इसमें पूछा है, बट इसमें जो ऑप्शन दे रखे हैं डीएसएसबी बोर्ड ने, ना तो वाटर इमेज के दिए हैं ना मिरर इमेज के दिए हैं, तो ये क्वेश्चन बिल्कुल गलत दिया हुआ है डीएसएसबी बोर्ड वालों ने, जिन्होंने पेपर सेट किया था। इसमें ना तो वाटर इमेज बन रही है और ना ही इसमें मिरर इमेज बन रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। चूज द सेम टाइप ऑफ पेयर फॉर द फॉलोइंग। निम्नलिखित के लिए समान प्रकार का जोड़ा चुने। तो यहाँ पे 4/5 41 के बराबर है, तो सेम जोड़ा हमें बताना है कि क्या होगा। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 4 का स्क्वायर 16 होता है और 5 का स्क्वायर 25 होता है, इन दोनों को जोड़ करके क्या आता है 41 आता है। ऐसे ही क्या आना चाहिए 255, इन दोनों का स्क्वायर, यहाँ पे 100 हो जाएगा और ये 36 हो जाएगा, 136 आता है, ये गलत हो जाएगा। यहाँ पे 25 और 8 का 64, इन दोनों को जोड़ते हैं तो 144 नहीं होगा। यहाँ पे 3 3 और 2 2 4, ये भी नहीं होगा। तो यहाँ पे ये देख लेते हैं 49 और 9 81, 49 और 81 को जोड़ते हैं तो 130 आता है, बिल्कुल सही। ठीक है, ये क्वेश्चन इसका आंसर है ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। यहाँ एक सवाल है और कथन दिए हुए हैं, तो हमें बताना कि कौन सा जो ऑप्शन है वो सही उत्तर बताता है। हमें बताना है, सवाल में लिखा है जो बीना है, बीना का जन्म किस वर्ष हुआ था, ये हमें पता है लगाना है। और हमें 2 कथन दिए हुए, स्टेटमेंट 2 दिए हैं, तो हमें ये पता लगाना है कि कौन सी स्टेटमेंट से इसका जो जन्म हुआ था उसका वर्ष हमें पता लगता है। सिर्फ पहली से पता लग जाता है, दूसरी से पता लगता है, या दोनों का ही हमें यूज करना पड़ रहा है। तो यहाँ पे देखते हैं किस वर्ष उसका जन्म हुआ था, ये हमें निकालना है। तो यहाँ कैसे पता लगेगा, बीना इस समय अपने पिता से 25 वर्ष छोटी है। देखो यहाँ 25 वर्ष छोटी है, बट पिता की इसमें क्या है उम्र नहीं दे रखी, तो इससे नहीं पता लगा सकता, हम एक से पता नहीं लगा सकते। नेक्स्ट देखते हैं, क्या पता दूसरे से, जैसे 25 साल छोटी है, तो आगे पढ़ते हैं एक बार। 1964 में इसका जन्म हुआ था, बीना की बहन का अपने पिता से 35 वर्ष छोटी है, यानी कि जो उसका पिता है 1964 में कौन जन्मी है, बीना की बहन है, और तो उसका पिता क्या होगा, उसका पिता 35 साल बड़ा होगा उससे, अपने पिता से 35 साल छोटी है। तो 1964 में क्या करेंगे हम, 1964 में 35 माइनस कर देंगे तो उसके पिता की उम्र निकल जाएगी, और जो बीना है वो अपने पिता से
छोटी है, जो जो उम्र निकलेगी उसमें हम क्या कर देंगे, 25 साल जमा कर देंगे, तो जो बीना है उसकी उम्र पर पता लग जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे पहला और दूसरा दोनों का ही हमें इस्तेमाल करना पड़ेगा बीना की उम्र निकालने के लिए। तो यहाँ पे जो ऑप्शन होगा हमारा, ऑप्शन 4 सही उत्तर होगा। कथन 1 और 2 दोनों में दिए गया डाटा एक साथ आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम्स प्रॉपरली रिप्रेजेंट्स चार मीनार, हैदराबाद और इंडिया। देखो, जो चार मीनार है वो कहाँ पे है, हैदराबाद के अंदर है, और जो हैदराबाद है वो कहाँ है, इंडिया के अंदर है। तो इसके हिसाब से ऑप्शन नंबर 4 वेरी इजी क्वेश्चन था ये वाला। क्वेश्चन नंबर 15, शिल्पा का वजन अनीता से अधिक है लेकिन रोजा से अधिक नहीं है। अनीता का वजन जीवा से अधिक है। कनागा का वजन शिल्पा से अधिक है लेकिन रोजा के वजन से कम है। इनमें सबसे अधिक वजन किसका है। तो जैसे क्वेश्चन बोलता है इसके अकॉर्डिंग करते हैं। शिल्पा का जो वजन है वो अनीता से अधिक है। यहाँ पे शिल्पा भारी है किससे, अनीता से, अनीता से अधिक है, लेकिन रोजा जितना अधिक नहीं है, यानी कि रोजा का शिल्पा से अधिक है। यहाँ जो ज़्यादा हैवी है, जो ज़्यादा जिसका वजन है हम उसको ऊपर लिखते हैं, जो हल्का उसको नीचे लिखते हैं। अब अनीता का वजन जीवा से अधिक है, जो अनीता है उसका वजन जीवा से अधिक है, तो जीवा का भी हमने यहाँ लिख दिया। कनागा का वजन शिल्पा से अधिक है, देखो ये क्या है, शिल्पा, और इससे अधिक किसका है, कनागा, यहाँ पे हम कनागा भी लिख देते हैं। लेकिन रोजा से कम है, देखो रोजा से कम हो गया, शिल्पा से अधिक हो गया, बिल्कुल सही सीक्वेंस है। तो सबसे अधिक किसका वजन है, सबसे अधिक क्या है, रोजा का वजन है, जो कि ऑप्शन सेकंड हमें गिवन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, चूज द करेक्ट ऑप्शन फॉर द फॉलोइंग। निम्नलिखित के लिए सही विकल्प चुनिए। पवन वेग मापी, इससे हम पवन मापते हैं। चक्कर मापी से हम क्या करते हैं, गति का पता लगता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा गति। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, if Ruba is coded as 7965, health is coded as 805218, तो हमें बताना भारत BHARATH क्या बराबर होगा। तो यहाँ पे B की वैल्यू हमें दे रखी है क्या है, 6, तो ये हो जाएगी 6। H की वैल्यू क्या दे रखी है, 8 लिख दिया। A की वैल्यू क्या दे रखी है, 5, तो हमने यहाँ 5 लिख दिया। R की वैल्यू क्या दे रखी है, 7, तो हमने यहाँ 7 लिख दिया। A की वैल्यू 5 थी, हमने फिर से 5 लिख दिया। T कहाँ पे है भाई, T यहाँ पे है, सेकंड लास्ट पे क्या वैल्यू है, 1, तो यहाँ 1 लिख देंगे। और H क्या है, H की वैल्यू हमने बताई थी 8, तो यहाँ 8 लिख देंगे। जो इस क्वेश्चन का जो कोडिंग होगी वो क्या होगी, 6857 जो कि ऑप्शन गिवन है हमें, ऑप्शन नंबर 3 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, फाइंड द नंबर ऑफ ट्राइंगल्स फ्रॉम द फॉलोइंग फिगर। निम्नलिखित आकृति में त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करें। तो यहाँ जो ट्राइंगल्स है उनको ढूंढने की कोशिश करते हैं। मैंने आपको बताया था, कई बार बता चुका हूँ, ये क्या है, 1 है, और ये क्या है, 2 है, तो इनको ऐड कर देते तो 3 हो जाती है। तो जो ये वाली फोटो दे रखी है ऊपर वाली, तो ये कितने हो जाएंगे हमारे, 3 हो जाएंगे। यहाँ मिला करके 3 लिख दिया मैंने। अब यहाँ पे ये वाली क्या हो जाएगी, 4, और ये वाली 5, 6, 7, ठीक है, यानी कि 4 ये हो गया। अब ये 4 ऐड करने के बाद टोटल हो गए हमारे 7। अब आते हैं आगे, यहाँ पे 8, 9, यानी कि 2 और हो गए, टोटल हो गए अब हमारे 9। ये देखते हैं 10, 11, 2 और हो गए, टोटल हो गए अब हमारे 11। ठीक है जी, और भी ढूंढने की कोशिश करते हैं। अब हमने यहाँ 3 किए, ठीक है, फिर ये 4, 5, 6, 7 किया, फिर ये 8 किया, 9 किया, 10 किया, और ये 11 किया। ठीक है, अब हम करते हैं 12। 12 क्या होगा, ये वाला और ये वाला, 2 ये हो गए, तो ये हो गया अब हमारे 13। ठीक है, अब क्या बचा, ये बड़े वाला 14 और एक ये बड़े वाला
15। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे सिर्फ 15 ही बनेंगे। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा हमारा ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 पे आते हैं। What will come in place of question mark in the following? निम्नलिखित में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? A Z B Y C X F U G T H S K P L O आगे क्या है? तो इनको देखते ही पता लग रहा है कि ये दो क्या है, आपस में अपोजिट दिए हुए हैं। एक अपोजिट क्या होता है इंग्लिश अल्फाबेट में, Z होता है, B का Y होता है, C का X होता है, F का U होता है, G का GT रोड होता है, हनी सिंह होता है, काला पानी होता है, LOVE लव होता है ना। तो यहाँ पे ABCD भी सीक्वेंस में चल रही है। यहाँ A B है, C है, उसके बाद FGH है, उसके बाद KL के बाद क्या आना चाहिए, M आना चाहिए। और M का अपोजिट क्या होता है, N होता है, जो कि ऑप्शन सेकंड में गिवन है। बहुत आसान क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। इफ द फर्स्ट हाफ लेटर्स ऑफ द इंग्लिश अल्फाबेट्स आर रिटन इन रिवर्स ऑर्डर। ठीक है, जो फर्स्ट हाफ है यानी कि 1 से लेकर के 13 तक, ना करके उसने क्या लिखा 13 12 करके ये से 1 लिखा हुआ, उसके बाद 14 15 और ये 26 तक लिखी हुई है, ये ऐसे लिखी हुई है जी। ठीक है, अब हमें क्या बताना है, हमें बताना है दाएं से यानी कि राइट से कहाँ तक, यहाँ तक 22वां नंबर बताना है। देखो यहाँ तक कितने हो जाएंगे, 13 हो जाएंगे। हमें बताना है 22वां नंबर यानी कि 14 15 16 17 18 19 20 21 और 22। तो कितने हो जाएंगे यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 9 नंबर पे क्या होता है आई होता है। तो आई इसका सही उत्तर होगा। ठीक है, समझ में आया? आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा ये क्वेश्चन। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। जो अंग्रेजी वर्णमाला के जो पहले अक्षर हैं आधे, उनको उल्टे क्रम में लिख दिया जाता है, यानी कि जो ABCD होती है, अल्फाबेट्स होते हैं, वो 1 से 13 होते हैं फर्स्ट हाफ, और आगे जो 14 से 26 होता है। बट इसने कहा है ये उल्टा कर दिया, यानी कि पहले 13 को लिख दिया, फिर 12, फिर 1 और उसके बाद ये सही लिखा है। इसमें पूछा है जो राइट है, राइट से हम 22वें नंबर पे क्या आएगा वो हमें बताना है। देखो यहाँ से यहाँ तक ये वाली चीज़ क्या होती है, 13 होती है। उसके बाद हमें कहाँ चलना है, 22 नंबर पे चलना है। 22 नंबर पे चलना है तो या तो हम इसको ऐसे कर सकते हैं मैनुअली, या हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम 13 हो चुके हैं, कितने की ज़रूरत हो रहा है, 9 की ज़रूरत। और यहाँ से गिनती कहाँ से शुरू होगी, 1 से शुरू होगी। 1 से शुरू होगी तो याद कि हम जो 9th होगा इंग्लिश अल्फाबेट्स के हिसाब से वही हमारा आंसर होगा। 9 नंबर पे क्या आता है, आई आता है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा आई, ऑप्शन 4। आई होप आप लोगों को ये क्लास अच्छी लगी होगी, और आपने 20 में से कितने अटेम्प्ट्स किए ये भी आप कमेंट में लिख सकते हैं। और फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।